A very good morning and a very good afternoon to all of you and welcome you again another session of biology class। और आज की जो क्लास है वो लास्ट वीडियो लेक्चर जो मैंने जल्दीबाजी में बना दिया था, तो मैं उसको थोड़ा फिर से मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो देखिए, वीडियो में हम कोई भी टॉपिक है और उस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो एक बार भी ही समझ में आ जाए। जब तक आप किताब नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, जब तक आप एक बार, कम से कम एक बार तो किताब पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, जब आप एक बार किताब पढ़ लेंगे या पहले से पढ़ लेंगे आप, फिर उसके बाद मैं जब पढ़ाऊंगा, जब मैं वीडियो लेक्चर से पढ़ा रहा हूँ, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, चाहे हम क्लासरूम की भी बात करें तो क्लासरूम में भी वही है। टीचर जब जाते हैं क्लासरूम में तो पढ़ा रहे हैं, तो जब तक आप पहले से तैयारी करके नहीं आएंगे, उसको एक बार पढ़ के नहीं आएंगे, तो टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वही करना चाहिए स्टूडेंट को कि आप पहले एक बार किताब पढ़िए। ठीक है, उसके बाद टीचर पढ़ाएगा, फिर जब आपको समझ में नहीं आता है तब आप वहाँ पे क्वेश्चन करिए, पूछिए। ठीक है, जब तक आप किताब पढ़ के नहीं आएंगे और टीचर पढ़ाएगा क्लास में, तो दोनों में वहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स में वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, आप क्वेश्चन कीजिए, टीचर पढ़ाएंगे, तब वहाँ पे ज्यादा एक क्लास में एक माहौल बनता है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर को मैं फिर से आज का जो वीडियो लेक्चर है ना वो रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरह से जो अनुवांशिक जो लक्षण होते हैं, है ना, तो एक्चुअली जो अनुवांशिक जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचता है। ठीक है, तो एक्चुअली वो जो मेंडल ने जब इसको अध्ययन किया था तो वो एक प्रकार से फैक्टर्स नाम दिया था, तो वो किस तरह से माता पिता से संतानों में पहुंचता है उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैंने बोला कि अनुवांशिक जो लक्षण होते हैं वो माता पिता के बच्चों में कैसे पहुंचते हैं, है ना, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, फैक्टर्स टू जीन, ये है हमारा टॉपिक। ठीक है, ठीक है, तो जनक से संतान में, ठीक है, जो भी फैक्टर्स जो होता है वो जनक से संतान में, ठीक है, ये पेरेंट्स है, और इस पेरेंट से जो ऑफ स्प्रिंग होता है, इस ऑफ स्प्रिंग तक कैसे पहुंचता है, जो भी अनुवांशिक जो जेनेटिक कैरेक्टर जो होता है वो किस तरह से यहाँ तक पहुंचता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको जानने से पहले, ठीक है, मैं 2 पॉइंट आपको पहले बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो 2 जो पॉइंट है उनमें से जो पहला जो पॉइंट है वो हमको पहले ये जानना है कि गुणसूत्र होता क्या है। ठीक है, पहले जान लीजिए गुणसूत्र होता क्या है। ठीक है, देखने में इनका जो स्ट्रक्चर जो होता है, हमने हमेशा इनका जो स्ट्रक्चर है हमने ये एक्स के आकार में हमने देखा हमेशा। ठीक है, हमने जब भी इसको डायग्राम में देखे हैं तो हमेशा एक एक्स के आकार में ऐसा संरचना दिखाई देता है ना। तो यहाँ पर इनका संरचना आप और देख सकते हैं, ये डायग्राम है। ठीक है, देखिए, ये मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छा डायग्राम पेश कर दिया मैंने। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो गुणसूत्र जो होता है, ठीक है, गुणसूत्र होता है, ठीक है, मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा और अच्छे क्लियर हो जाए। देखिए, गुणसूत्र जो होता है वो सभी जीवों, ठीक है यार, हमने यहाँ पे जीवो शब्द यूज किया है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, है ना, तो सभी जीवों की जो सेल्स होती है, सभी जीवों की सेल्स में ये पाए जाने वाले पाए जाने वाले फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फिलामेंटस लाइक, ठीक है, कैसा रहता है,
फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। और ये सभी, ये क्या करता है, सभी जो आनुवांशिक गुणों, ठीक है, आनुवांशिक गुणों को ये निर्धारित करता है और संचारित करता है, ठीक है। तो यही है गुणसूत्र, ठीक है। याद रखना, गुणसूत्र सभी जीवों की सेल्स में, सभी गुणों की सेल्स में, सभी जीवों की सेल्स में पाए जाने वाले, ठीक है। गुणसूत्र सभी जीवों की, चाहे जीव जो प्राणी हो या वनस्पति हो, प्लांट या एनिमल की कोशिकाओं में, ठीक है, पाए जाने वाले फिलामेंटस लाइक मतलब होता है तंतु रूपी, ठीक है, तंतु रूपी एक संरचना होते हैं जो सभी आनुवांशिक गुणों को निर्धारित करता है और वो संचारित करता है, तो उसे ही गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। और ये जो गुणसूत्र है हमने पढ़े थे कि जब हमने सेल के बारे में पढ़े थे, ये सेल है, ठीक है। सेल के अंदर में पाया जाता है, ये केंद्रक पाया जाता है ना। और इसी केंद्रक में, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो एक और केंद्रिका होता है, ठीक है, ये सेल है, ठीक है। और ये है न्यूक्लियस, ठीक है। और ये छोटा सा जो दिखाई दे रहा है वो होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। और इसी में एक धागे नुमा संरचना दिखाई देता है, आपको जानते हैं ऐसा फैला होता है धागे नुमा, यहाँ पर संरचना दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जो धागे नुमा जो संरचना जो दिखाई देती है उसे कहते हैं क्रोमैटिन, ठीक है। अब आप जानते होंगे कि क्या जानते हैं, जब कोशिका का विभाजन होता है, ठीक है, जब सेल डिवीजन होता है, ठीक है, तो कोशिका विभाजन के समय ये जो धागे नुमा जो संरचना है, ठीक है, ये जो धागे नुमा जो संरचना होते हैं एक रॉड शेप बना लेता है, ठीक है। क्या बना लेता है, रॉड शेप स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और उसी समय ये स्पष्ट रूप से एक रॉड शेप स्ट्रक्चर में एट्स के आकार में ये दिखाई देता है, ठीक है। तो ये है क्रोमोसोम जो एट्स के आकार में दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये गुणसूत्र होता है, ठीक है, यही होता है गुणसूत्र, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं हम जीन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जीन, तो जीन जो होता है, याद रखना, ये सेल है, न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम है। अब देख लीजिए, तो क्रोमोसोम एक बाद में एक चेन होता है, न्यूक्लियोटाइड का चेन होता है, न्यूक्लियोलस, और जो न्यूक्लियोटाइड होता है जिसमें नाइट्रोजनस बेस होता है ना। तो इसमें पूरा एक तंतु है, ये पूरा फिलामेंटस है, न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, ये डीएनए है, ठीक है। देख लीजिए, डीएनए के अंतिम जो पार्ट होता है वो जीन कहलाता है, ठीक है। तो मतलब जो जीन होता है वो गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए की बना हुआ है, याद रखना, जो जीन जो होता है वो डीएनए का बना हुआ है, ठीक है। अब जैसे इसको हम डिफाइन करते हैं, मान लीजिए जीन को, है ना, ये जीन, ठीक है। तो जीन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए की बनी वो अति सूक्ष्म का मतलब होता है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक शब्द यूज करते हैं इंग्लिश में, अति सूक्ष्म संरचनाएं, ठीक है, अति सूक्ष्म संरचनाएं जो अनुवांशिक लक्षणों को धारण करते हैं व उनका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये क्या होते हैं, स्थानांतरण होते हैं,
ठीक है, यही जीन है। ठीक है, याद रखना जो जीन जो होता है वो गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए की बनी वो अति सूक्ष्म संरचनाएं जो अनुवांशिक, ठीक है, जो अनुवांशिक लक्षणों को धारण करती है वह उनका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण करती है, वही होता है जीन। ठीक है, तो ये आप डायग्राम में स्पष्ट देखिए कि जो सेल के अंदर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में वहाँ पे एक क्रोमैटिन पाया जाता है, धागों संरचना होती है। जब कोशिका का विभाजन होता है तो क्रोमोसोम एक रॉड शेप स्ट्रक्चर बनता है, वो गुणसूत्र होते हैं। और गुणसूत्र मतलब उसमें प्रोटीन चेन होता है, न्यूक्लियोटाइड के चेन होता है, ठीक है, और उसी से ही डीएनए बनते हैं। तो और डीएनए से बनी हुई होती है जीन। ठीक है, तो गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए की बनी वो अति सूक्ष्म संरचनाएं जो अनुवांशिक लक्षणों को धारण करता है और उनका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं, उसे ही कहा जाता है जीन। ठीक है, तो इसके लिए एक और इंग्लिश में एक और डिफिनेशन है जो आप चाहे तो और इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर निकाला है। ठीक है, व्हाट इज जीन? तो जीन होता है जीन इज अ बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जीन क्या होता है? एक जीवित जो प्राणी होते हैं उनमें ये अनुवांशिकता की इकाई होते हैं, याद रखना। यहाँ पर लिखा है बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, मतलब अनुवांशिकता की इकाई होता है, याद रखना। क्या होता है? अनुवांशिकता की इकाई। ठीक है, जीन होल्ड द इंफॉर्मेशन टू बिल्ड एंड मेंटेन सेल एंड पास जेनेटिक ट्रेट टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, और साथ में जो जीन जो होता है क्या करते हैं, जीन के पास में एक इंफॉर्मेशन होता है, एक सूचना होता है। ठीक है, और उस सूचना को क्या करता है वो सेल सेल जो सेल होता है, ठीक है, कोशिका होता है, और फिर उस कोशिका के द्वारा, ठीक है, जीन क्या करेगा, उसको ऑफ स्पेस संतानों तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, मतलब जो जीन होता है वहाँ पे सूचनाएं होते हैं, और वो सूचनाएं मालूम होता है डीएनए होता है ना, क्योंकि डीएनए के द्वारा भी एक्चुअली जीन डीएनए में ही होता है। और हमने जब एमआरएनए जब पढ़ रहे हैं मैसेंजर आरएनए कहते हैं, और जो मैसेंजर आरएनए जो होता है वो डीएनए के पास पहुंचाता है ना, और डीएनए के अंतिम जो पार्ट होता है वो जीन होता है। ठीक है, तो जितने भी इंफॉर्मेशन जो अनुवांशिक जो सूचना होते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होता है, ठीक है, उन सभी को सेल से गुजरता है, पास कर रहे हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वो पहुंचाने का काम करता है, वही जीन होता है। ठीक है, क्लियर? तो चलिए आज का जो ये यदि आपने इतना बेसिक समझ गए, आपने गुणसूत्र और जो जीन है, यदि आपने इन दोनों को बेसिक समझ गए तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को टू ऑफस्प्रिंग को आप नॉर्मली समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर से मैं इसको टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है जनकों से संतान। ठीक है, जनकों से संतान। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ने से पहले अब यहाँ पर मैं 2 पॉइंट और हैं जिसको मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, फिर भी आपको एक बार मैं और बता देता हूँ। ठीक है, एक होता है प्रभावी और दूसरा होता है अप्रभावी। ठीक है, तो प्रभावी का मतलब होता है ऐसा लक्षण जो दिखाई देता है। ठीक है, प्रभावी का मतलब होता है ऐसा लक्षण जो दिखाई दे, और अप्रभावी का मतलब होता है दिखाई नहीं दे। ठीक है, याद रखना दोनों पॉइंट। प्रभावी जो डोमिनेंट जो होता है एक ऐसा लक्षण होता है जो पहला पीढ़ी जो होता है उनमें वो क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। लेकिन ठीक है, ये प्रभावी जो होता है वो प्रथम पीढ़ी में दिखाई देते हैं, और जो अप्रभावी होते हैं वो प्रथम पीढ़ी में दिखाई न देके वो सेकंड पीढ़ी में दिखाई देते हैं, वो होते हैं अप्रभावी। ठीक है,
तो अब पहुंचते हैं जनकोष संतान में। ये जो कारक जो होता है वो कैसे पहुंचते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब मेंडल ने, ठीक है, क्या किया था, मेंडल ने जब वायलेट कलर, ठीक है, वायलेट कलर के पुष्प और जब व्हाइट कलर के पुष्प, जब इन दोनों के बीच में, अब आपको मालूम है कि ये जो है बैंगनी और ये जो व्हाइट है, ये दोनों क्या होता है, ये कारक है। आप जानते हैं क्या होता है, कारक। ठीक है, मतलब ये जो कारक जो है, ये है कि ये बैंगनी वाले फ्लावर है और ये व्हाइट वाला फ्लावर है, ये हम जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि एक जो होता है वो प्रभावी होता है, ठीक है, और एक अप्रभावी होता है। ठीक है, ये बात हम जानते हैं। ठीक है, और इसी ये जो कारक है, मेंडल ने एक्चुअली इसको कारक नाम दिया था। ठीक है, तो जब बैंगनी और सफेद के बीच में जब यहाँ पर क्रॉस किए थे, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो पुष्प जो प्राप्त हुआ था, ठीक है, यहाँ पर जो पुष्प जो प्राप्त हुआ था, ये पूरे जो पुष्प जो पहला पीढ़ी में जो प्राप्त हुआ था यहाँ पे क्रॉसिंग के दौरान, तो ये क्या प्राप्त हुआ था, ये पूरे जो पुष्प है वो बैंगनी रंग के प्राप्त हुआ था। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ था, बैंगनी रंग के प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो उस समय एक्चुअली जो मेंडल है, उस मेंडल ने इसको जो नाम दिया था वो कारक नाम दिया था। मेन इनका जो बेस है वो कारक नाम दिया था। ठीक है, क्योंकि उस समय जो मेंडल है उसे बहुत सारी चीज है जो उनको नॉलेज नहीं था उस समय। ठीक है, नॉलेज इस बात का भी नहीं था कि कारक क्या है। ठीक है, मेंडल को नॉलेज नहीं होने के कई कारण हैं कि जीन क्या है, ठीक है, वो नहीं मालूम था। उन्होंने मात्र कारक नाम दे दिया था, लेकिन जीन क्या है वो नहीं बताए थे। ठीक है, गुणसूत्र क्या है वो नहीं बताए थे। ठीक है, जीन क्या है, गुणसूत्र क्या है, डीएनए क्या है वो भी नहीं मालूम था। मियोसिस क्या है वो भी नहीं मालूम था। ठीक है, ये सब प्रश्नवाचक है, क्वेश्चन है यहाँ पर। और माइटोसिस क्या है, ये सब बातें उन्हें नहीं मालूम था। ठीक है, जिसके कारण इनके अनुवांशिकी, आप जानते हैं कि 1865 में मेंडल ने अनुवांशिकी के नियम दिया था। ठीक है, और उसके बाद उनकी कुछ वर्षों के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मतलब उनका जो खोज किया था वो उस समय बोल सकते हो अंधकार में था। ठीक है, लेकिन उसके मृत्यु के कुछ वर्षों बाद मैंने बताया था कि उनका फिर से खोज हुआ था। ठीक है, और 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने उस कार्य को आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो फिर उसके बाद 1907 में, सॉरी 1902 में, ठीक है, 1902 में यहाँ पर 3 साइंटिस्ट हुए। ठीक है, 1902 में ये वो 3 साइंटिस्ट है जिन्होंने, ठीक है, जिन्होंने बताया क्या बताया कि जो मेंडल ने जो कारक, मेंडल के जो कारक थे, ठीक है, जो भी कारक थे, जो प्रभावी और अप्रभावी जो कारक थे वो गुणसूत्र पर मौजूद होते हैं, ये एक बात बताया। और साथ में उन्होंने ये बताया कि किसी भी एक पेरेंट्स होते हैं उनमें गुणसूत्र पाए जाते हैं 2 जोड़ी में, सॉरी 1 जोड़ी में पाए जाते हैं, और उनमें से सिर्फ एक जो गुणसूत्र होता है वो संतानों में पहुंचता है, यही बात था। ठीक है, और ये वो 3 साइंटिस्ट है, एक है वाल्टर सटन, थियोडोर बाउरी, और तीसरा जो है वो है थॉमस हंट मॉर्गन। ये 3 साइंटिस्ट है जिन्होंने ये बात बताया। ठीक है, क्लियर पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कि मान लीजिए ये नर है, ठीक है, और ये मादा है। ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो नर में एक्स और वाई प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं और मादा में एक्स और एस प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर जो गुणसूत्र जो होते हैं, देखिए यहाँ पर भी पेयर्स में है ना, जोड़ी में है ना गुणसूत्र। गुणसूत्र यहाँ पर क्या है, जोड़ी में है। क्लियर बात। और जब मेंडल ने जब अध्ययन किया, जैसे मान लीजिए हम लंबे पौधे के बारे में बात करते हैं तो ये दो होता है, और ये स्मॉल पौधे के में भी ये दो पेयर्स में होते हैं। ये एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होते हैं। बात क्लियर। मतलब यहाँ पर ये जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स हैं, और इस फैक्टर को क्या नाम दिया था, जीन नाम दिया था इन्होंने। ठीक है, मेंडल ने कारक नाम दिया, लेकिन सटन ने इसको जीन नाम दिया था। तो जिस तरह से यहाँ पर जो जीन है वो डबल में पेयर्स में पाए जा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो नर और मादा में जो ये जो गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र भी क्या होते हैं, क्या होते हैं, पेयर्स में पाए जाते हैं, जोड़ी में पाए जाते हैं। ठीक है। अब जब इनके बीच में जब क्रॉस होता है तो ये एस और ये एस आपस में फिर मिल गए और ये बना लिए मादा, और ये एक्स और ये जो वाई है ये दोनों आपस में मिलकर बना लिए एक्स और ये वाई। ठीक है। तो यहाँ पर इनकी कहने का मतलब ये है कि क्या है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो मेनली जो फैक्टर्स जो जीन था वो गुणसूत्र पर मौजूद होते हैं, मतलब वही हुआ गुणसूत्र पे ही जीन होते हैं। ठीक है। और कोई भी पेरेंट्स है, जो नर और मादा जो पेरेंट्स जो होते हैं, इनका एक जोड़ी, यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर हम पेरेंट्स शब्द यूज किए हैं। ठीक है, जनक शब्द यूज करे हैं। आप नर और मादा को अलग मत सोचना, यहाँ पर जनक शब्द यूज किया है। पेरेंट्स के एक जोड़ी, पेरेंट्स का एक जोड़ी मतलब समझते हो आप। ठीक है, पेरेंट्स का ये जो जनक है, ठीक है, तो इस जनक का मतलब हो, इस जनक के एक जोड़ी का मतलब होता है ये एस 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 वाई, ये है पेरेंट्स का एक जोड़ी गुणसूत्र। अब इस एक जोड़ी गुणसूत्र में से सिर्फ एक गुणसूत्र ही क्या होता है, संतान में मिलता है। ये था सटन ने जो बताया ये वाला पॉइंट। ठीक है। तो इनके इस एक जोड़ी का एक गुणसूत्र क्या हो सकता है, या तो फिर वो एक्स एक्स हो सकता है, ठीक है, या तो फिर वो एक्स वाई हो सकता है। ये था सटन के बताने का मेन पॉइंट। ठीक है, क्लियर ये वाली बात। ठीक है ना। तो अब हम समझ सकते हैं कि जो पेरेंट से, ठीक है, पेरेंट से जो जनक में जो पहुंच रहा है कारक जो जीन है, यह अनुवांशिक जो पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो पहुंच रहे हैं, इन्हीं गुणसूत्र और जीनों के माध्यम से पहुंच रहा है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और याद रखना, क्योंकि यहाँ पर पहुंचने का मेन जो आधार है, देखिए यहाँ पर मैं एक चीज और है जो मैं आपको और एक पॉइंट और क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए ये है नर, ठीक है, और ये है मादा। ठीक है। इस नर में पाए जाते हैं शुक्राणु, ठीक है, और इस मादा में पाए जाते हैं अंडाणु। ठीक है। और हम जानते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये गैमेट्स कहलाते हैं, ये गैमेट्स है ये। ठीक है, क्लियर। अब ये जो शुक्राणु है, इस शुक्राणु में ये एक्स रहता है और यहाँ पर वाई रहता है। ठीक है, क्लियर। और इस अंडाणु में एक्स रहता है और यहाँ पर रहता है एक्स रहता है। अब इन दोनों में मिलेगा, मतलब फ्यूज होगा, तो हो सकता है कि ये एक्स वाले यहाँ पर मिलेगा और ये वाई वाले यहाँ पर मिलेगा, तब ये यहाँ पर जाके क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। कैसे फ्यूज हो जाता है, देखिए कैसे फ्यूज होता है। ठीक है, हम जानते हैं ये ओवम है, ये ओवम है, ठीक है, और ये होता है, ठीक है, ये एक्स और ये वाई है, और ये एक्स और ये एक्स है। ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये ओवम है, ठीक है, ये ओवम है, और ये जो शुक्राणु है, ठीक है, ये यहाँ पर जाके फ्यूज हो जाता है। तो ये हो गया फ्यूज, मतलब फ्यूज का मतलब है यहाँ पर निषेचन हो जाता है ये। ठीक है, निषेचन हुआ। अब निषेचन जब ये यहाँ पर निषेचन होता है, ठीक है, तो मान लीजिए नर का जो एक्स होते हैं वो मादा के एक्स के साथ मिल गया, ठीक है, और ये वाई और ये एक्स
ये इनके साथ यहाँ पर मिल गया। ठीक है, मिल गया है मतलब यहाँ पर फ्यूज हो गया। ठीक है, निषेचन हो गया तभी वो फ्यूज मतलब वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और मिलने के बाद वो धीरे धीरे भ्रूण बना लेता है। मतलब यहाँ पर जो जीन जो होता है वो इस गैमेट्स के माध्यम से पहुँचता है। गैमेट शुक्राणु और अंडाणु, और इसमें खुद आप जानते हैं एक्स और वाई है, और ये जो फेटल वो जीन होते हैं। ठीक है, और इसमें भी वो एक जो होते हैं अप्रभावी और दूसरा होते हैं प्रभावी होता है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको और क्लियर करने के लिए यहाँ पर एक और डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ ना। देखिए, ये है वो डायग्राम, सबसे बेहतरीन डायग्राम। ठीक है, आप देख सकते हैं ये है 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, और यहाँ पर गुणसूत्र भी पेयर्स में है। जैसे जीन जैसे पेयर्स में थे ना, प्रभावी और अप्रभावी, ठीक ऐसे ही यहाँ पर जो गुणसूत्र होते हैं यहाँ पर दिखाई जो दे रहे हैं वो सेम यहाँ पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर ना, यहाँ पर भी पेयर्स में है वो। ठीक है, क्लियर। और देखिए, ये जो पिंक कलर का जो दिखाई दे रहा है ये मादा है, मादा का जीन है, ये याद रखना, ये मादा का जीन है। और ये जो नीला रंग का जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये नर का जीन है, नर जीन, याद रखना। तो यहाँ पर एक जो होते हैं वो प्रभावी होते हैं और एक जो होते हैं अप्रभावी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक डायग्राम और आपको दिखाई दे रहा हूँ, दिखा देता हूँ। यहाँ पर जितने पेरेंट्स के जो संतान में जितने भी लक्षण जो भी पहुंचे हैं वो पूरा यहाँ पर पूरा बेसिक इस डायग्राम में है, पूरा क्लियर है। आप इस डायग्राम को देखिए, पूरा देखिए, और आपको पूरा बात समझ में आ जाएगा कि जो गुणसूत्र या जो जीन के माध्यम से जो भी अनुवांशिक जो लक्षण होते हैं वो कारक से जीन तक ही पहुंचता है। और इसमें देखिए यहाँ पर ह्यूमन का सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 पेयर्स में पाए जाते हैं, 46 होते हैं गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मादा है एक्स, और यहाँ पर एक्स वाई नर है। बात क्लियर। फीमेल्स में जो गैमेट्स जो होते हैं वो ओवम होते हैं, ये गैमेट्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर स्पर्म होता है पुरुषों में। ठीक है, एक्स और वाई और एक्स और एक्स, इन दोनों में एक प्रभावी होता है और एक अप्रभावी होते हैं। और आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि जो दिखाई देता है वो प्रभावी होता है और जो दिखाई नहीं देता है वो अप्रभावी होता है। तो यहाँ पर स्पर्म और ओवम के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद वहाँ पर जाइगोट का निर्माण होता है, जाइगोट के बाद भ्रूण, और भ्रूण से बच्चे का निर्माण होते हैं। यही स्पर्म ओवम ये है पूरा क्लियर पॉइंट। ठीक है, तो अनुवांशिक जो लक्षण होते हैं माता और पिता में, हमने बताया कि माता और पिता में जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो अनुवांशिक ही होती है। ठीक है, लेकिन ये किसके थ्रू पहुंचती है? जीन के माध्यम से पहुंचती है। और जीन कहाँ पे होता है? डीएनए में। और डीएनए कहाँ पे होता है? गुणसूत्र में होता है। ठीक है, और गुणसूत्र कहाँ पे होता है? सेल्स में होते हैं। क्लियर बात। लेकिन ये पहुंचता क्या है? देन युग्मक गैमेट शुक्राणु और अंडाणु के माध्यम से पहुंचते हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो ये जो आपका जो टॉपिक है वो है बेसिक क्लियर टॉपिक। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक पॉइंट और है, इस बात क्लियर होने के बाद यहाँ पर एक जो मैंने जो बताया कि जो ये जो 3 साइंटिस्ट जो थे, ठीक है, ये जो 3 जो साइंटिस्ट हैं, इन्हीं साइंटिस्ट ने जो 1902 में अध्ययन किया था। ठीक है, और इस 1902 में जब अध्ययन करते हुए बताया कि जो मैंडरी जो कारक जो थे, जो फैक्टर्स थे, जो जीन था वो एक्चुअली वो गुणसूत्र पर जो उपस्थित था, और ये एक जनक के एक जोड़ी बताया मैंने, यहाँ पर पेरेंट्स की एक जोड़ी गुणसूत्र में से एक गुणसूत्र पहुंचते हैं, ये वाली जो बात बताया था।
ठीक है। तो यहाँ पर 1902 में इन तीनों साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दिया था, ठीक है। और उस थ्योरी, चलिए आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है। तो वो जो थ्योरी जो था वो थ्योरी था अनुवांशिकी गुणसूत्री सिद्धांत। ये वो सिद्धांत है, ठीक है, जो सटन और बावरी और जो क्या था मार्गन ने, इन तीनों ने ये दिया था, ठीक है। और इन इस सिद्धांत का मेन जो अर्थ ये है कि क्या था कि जो गुण इन्होंने जो आधार दिया, ठीक है, क्या आधार दिया कि ये जो गुण सूत्र होते हैं और ये जो जीन होते हैं, ये जो गुणसूत्र और जो जीन होते हैं दोनों क्या करते हैं, एक ही प्रकार के व्यवहार करते हैं। याद रखिए, गुणसूत्र होते हैं या तो वो एक्स एक्स रहेगा, देखिए जोड़ी में है, ये भी याद रखना। और ये एक्स और वाई, देखिए ये भी है जोड़ी में, ये गुणसूत्र है, जोड़ी में है, पेयर्स में, पहली बात। और मान लीजिए ये जो जीन है, ठीक है, जैसे कि जीन है, ठीक है, तो मान लीजिए ये जो जीन है, जैसे मान लीजिए हम जीन की बात करें तो ये जो जीन भी होता है ये ऐसा पेयर्स में होता है, ठीक है, ये है पेयर्स में होता है ये। और ये जो जीन होते हैं इसी गुणसूत्र में प्रेजेंट होता है, इसी गुणसूत्र में होता है ये जीन, ठीक है। तो इसी को गुणसूत्र में यही बात बताया, इस सिद्धांत में यही बात बताया कि जो गुणसूत्र होते हैं और जो जीन होते हैं दोनों का जो व्यवहार जो होता है एक जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, मतलब पेयर्स में होते हैं, उनका व्यवहार जोड़ी में होते हैं। और ये जो कारक है वो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में क्या होते हैं, पहुंचते हैं, ठीक है। और आपको मालूम है कि जो गुणसूत्र होते हैं वो अर्धसूत्री विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो मेन और इम्पोर्टेंट वो होते हैं गैमेट्स, युग्मक। और ये युग्मक के माध्यम से जो गुणसूत्र होते हैं वो जनक से बच्चों में ये पहुंचता है। और यही है गुणसूत्र का अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं, ये पहली बात था, ठीक है। और गुणसूत्र जो होता है वो अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं, लेकिन जो जीन होते हैं वो अनुवांशिकी की इकाई होते हैं, ठीक है। तो यही है इस सिद्धांत का मूल भावना बोल सकते हैं, मूल इम्पोर्टेंट जो मीन्स है वो यही है, ठीक है। आपके लिए मैं इसको टाइप करके हिंदी में आपको टाइप करके मैं और पूरा भेज दूंगा, ठीक है। तो वहां पर आपको ये बात जो है वो आपको और क्लियर हो जाएगा वो, ठीक है, क्लियर बात, ठीक है। तो ये पॉइंट है वो आपको समझ नहीं आया होगा तो मैं आपको हिंदी में टाइप करके और पूरा भेजूंगा, ठीक है। तो वहां पर आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बात है वो इसको एक बार और मैं जो रिपीट कर रहा हूँ कि जो गुण सूत्र होते हैं, ठीक है, और ये जो जीन होते हैं, ठीक है, ऑलरेडी मैंने कई बार बता दिया कि 1902 में 3 साइंटिस्ट ने इसको दिया था और इन्होंने बताया कि जीन्स और गुणसूत्र दोनों दोनों याद रखना, दोनों एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचता है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये दोनों पहुंचते हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात पेयर्स में होते हैं, ये बात मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो गैमेट्स, मेन जो गैमेट्स होते हैं उनमें जोड़ी में गुणसूत्र होते हैं और जोड़ी में जीन भी होते हैं, याद रखिए, ठीक है। जीन भी जोड़ी में होता है और गुणसूत्र भी जोड़ी में होता है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही पहुंचता है, ठीक है। और ये पहुंच, ठीक है, क्लियर ना। और ये जो गैमेट्स ऑलरेडी मैंने बताया, ये जो गैमेट्स जो होते हैं वो या तो शुक्राणु होगा, ठीक है, या अंडाणु, ठीक है। तो शुक्राणु और अंडाणु ये गैमेट्स होते हैं और दोनों यहाँ पर फर्टिलाइज करेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन कराएगा, तब जाके वो चाइल्ड का निर्माण करता है। मतलब मेन जो बोल सकते हैं जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है, वो इसी गैमेट्स से होते हुए यहाँ पे चाइल्ड, लेकिन यहाँ पर गैमेट्स में भी तो क्या है,
जीन है, गैमेट्स में जीन है, गुणसूत्र है ना। तो ये मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनका। ठीक है, तो इसको मैं आपको और यदि डाउट होगा तो मैं पूरा हिंदी में और टाइप करके आपको भेज दूंगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है मैं सोच रहा था कि एक टॉपिक और इसको मैं बढ़ा सकता हूँ, लेकिन इस टॉपिक को यहीं पे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, एक जो टॉपिक और है लिंग निर्धारण वाला टॉपिक, वो तो ऑलरेडी आप लोग को पता है। ठीक है, तो वो वाला टॉपिक क्लियर है, इसी पॉइंट में ही क्लियर हो गया है, तो उसको मैं रिपीट नहीं करता हूँ क्योंकि जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, वो जो लिंग निर्धारण करते हैं, और वो ऑलरेडी अभी ये पूरा जो भी पढ़े हैं उसी से ही कनेक्टेड है। ठीक है, लेकिन ये वाला टॉपिक है, मैं उसको मैं दूसरे वीडियो लेक्चर में आपको और बता दूंगा। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक जो था कि कारक जो होते हैं वो जनक से संतानों में कैसे पहुंचते हैं, यदि फिर भी आपको डाउट रहेगा तो आप पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू।